हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम मोनोसैकेराइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु हैं। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है और इनमें सामान्यतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है। इनका जो जनरल फार्मूला है वो CxH2OY होता है और मोनोसैकेराइड में X = Y होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, इसलिए इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स भी बोलते हैं, अथवा इन्हें जल योजित कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। इन यौगिकों में जो कार्बन होता है और जो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसमें नॉर्मली जो रेशो दिखाई देता है वो 1:2:1 दिखाई देता है। और ये मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के। हमारी जो बॉडी होती है उसमें 55 to 65% जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और जो ये केमिकली, इनको अगर डेफिनेशन हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं, अर्थात ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। मतलब पॉली माने अनेक, इसमें अनेक हाइड्रोक्सिल यानी कि हाइड्रोक्सी OH ग्रुप होते हैं और एक एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप और कीटोन यानी C+O कीटोन ग्रुप हो सकता है। तो यानी कि जी या तो इसमें बहुत सारे एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्लस CHO होगा या एक से ज़्यादा OH ग्रुप और C+O यानी कि कीटोन ग्रुप होगा। जो मोनोसैकेराइड जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे हम एल्डोज बोलते हैं, जैसे PGL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, एरिथ्रोज, राइबोज आदि। और जिसमें कीटोन ग्रुप फ्री होता है उसे हम कीटोज बोलते हैं, जैसे DHAP, एरिथ्रोलोज, राइबोलोज, जाइलोलोज आदि। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है एल्डोज का, जो एल्डोज होते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं वो फार्मूला ये होता है, और कीटोज का जो होता है वो होता है। तो इनमें या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। और जो सभी मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, क्योंकि उनके फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होते हैं वो Cu++ को Cu+ में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात वो ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स की तरह काम करते हैं। तो वो उसको Cu++ को Cu+ में रिड्यूस कर देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में अनेक काम करते हैं। जैसे सबसे पहले उनका काम होता है हमारी बॉडी में ऊर्जा प्रदान करना, ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अनेक जो यौगिक होते हैं उनके पूर्वगामी होते हैं, अर्थात प्रिकर्सर होते हैं, आगे जाकर कोई और कंपाउंड बनाते हैं। ये जो प्लांट्स में सेलुलोज प्रेजेंट होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो उसकी सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भोज्य पदार्थ के रूप में स्टोर होता है। प्लांट्स में मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर होता है, जबकि एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं हाइड्रोलाइसिस के आधार पर और संगठन के आधार पर: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में 3 से 7 कार्बन वाला एक अणु होता है जिसे सैकेराइड बोलते हैं, शुगर्स भी बोल देते हैं आम भाषा में।
क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं और टेस्ट में मीठे होते हैं। इसमें 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं और इसमें 10 या 10 से अधिक होती हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं। तो जिसमें 3 से 7 कार्बन वाली जो मोनोसैकेराइड यूनिट है उसमें एक होगी, वो क्या कहलाएगी, मोनोसैकेराइड। जिसमें 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं, और जिसमें 10 या 10 से बहुत अधिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें 3 से 7 कार्बन वाला एक अणु होता है, और इनमें जो फार्मूला है इनका CXH2OY, तो यहां पर X = Y होता है। अगर हम X की वैल्यू 6 मानते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, C6H12O6, यानी कि जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो यहां पर X और Y बराबर होते हैं, और यहां पर जो रेशो आता है वो 2:1 आता है इसमें। और जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, सभी जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो आगे फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जाता, उनका आगे जल अपघटन नहीं किया सकता, अर्थात वो इतने छोटे होते हैं कि उनसे आगे उनको नहीं तोड़ा जा सकता है। इनके जनरलाइज्ड फार्मूले में X हमेशा Y के बराबर होता है, और जो इनमें पहला स्टेप होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, और उस जो ऑक्सीडेशन, जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन के द्वारा, उसमें फास्फोराइलेशन होता है, अर्थात उसमें फास्फेट जुड़ता है। जैसे ग्लूकोज, जब रेस्पिरेशन की पहली रिएक्शन होती है तो उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ATP से रिएक्ट करता है, और ATP में 3 फास्फेट होते हैं, उसमें से एक फास्फेट ये इसको दे देता है, और इसका नाम हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, और ये एक फास्फेट निकालकर ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप इनमें हमेशा फास्फोराइलेशन होता है, अर्थात फास्फेट का जुड़ना, क्योंकि ये एक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। सभी मोनोसैकेराइड जो होते हैं D और L फॉर्म में पाए जाते हैं, अर्थात डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी फॉर्म में पाए जाते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी वे अणु होते हैं जो पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं वो लीवोरोटेटरी कहलाते हैं। लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमाता है, इसलिए वो ना डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता ना लीवोरोटेटरी होता है। उसका फार्मूला आता है CH2OH, C=O और CH2OH, ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके अलावा जो सैकेराइड्स होते हैं वो या तो रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं या स्ट्रेट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इसके बाद जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो कार्बन की संख्या के आधार पर आगे फर्दर क्लासिफाइड किए जाते हैं। सबसे पहले होता है ट्राइओज। ट्राइओज का मतलब ट्राई माने होता है 3, तो जिसमें 3 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्राइओज। 4 वाले को बोलते हैं टेट्रोज, 5 वाले को पेंटोज, 6 वाले को हेक्सोज, और 7 वाले को हेप्टोज। इसका एग्जाम्पल है सिडियो हेप्टुलोज। इसका एग्जाम्पल सबसे सिंपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि होते हैं। पेंटोज के जो एग्जाम्पल हैं वो राइबोज शुगर है RNA की, और डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है DNA की। ये सबसे सिंपल प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। ट्राइओज के गिल्सल्डिहाइड और DHAP, गिल्सल्डिहाइड और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। टेट्रोज के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं एथ्रोज और एथ्रोलोज। तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो सभी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, क्योंकि उनका फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होता है Cu++ को Cu+ में
परिवर्तित करता है। यही फेलिंग सॉल्यूशन का और बेंडिक्ट सॉल्यूशन का बेस होता है। और यही जो प्रॉपर्टी होती है इनकी, जो ये फेलिंग टेस्ट और इसको Cu++ को Cu+ में परिवर्तित करना, इसी के कारण जो ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ग्लूकोज की जो प्रेजेंस होती है, जो उपस्थिति है वो यूरिन में, वो दर्शाते हैं। आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है और ये जो इम्पोर्टेंट अवयव होता है, महत्वपूर्ण अवयव होता है एटीपी का, एनएडी का, एनएडीपी का और एफएडी का। सभी डीऑक्सीराइबोज जो शुगर होती है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो निर्माण होता है राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन निकलने से होता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, अर्थात वो पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज भी बोल देते हैं। ग्लूकोज जो पाया जाता है वो ग्रेप्स में पाया जाता है बहुत ज़्यादा, और मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में फ्रक्टोज पाया जाता है, लेकिन ग्रेप्स में यानी कि अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर बोल देते हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो श्वसन सबस्ट्रेट होता है वो। और जो फ्रक्टोज होता है वो लीवोरोटेटरी होता है, यानी उसको लीवोलोज भी बोलते हैं। फ्रक्टोज हनी में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। इसके अलावा सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर होती है फ्रक्टोज, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोल देते हैं। फ्रक्टोज जो होता है नेचर में पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर होती है। गैलेक्टोज फ्री स्टेज में नहीं पाया जाता। मैमल्स की बॉडी में गैलेक्टोज जो होता है वो मिल्क शुगर लैक्टोज के रूप में पाया जाता है, और गैलेक्टोज जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड के कंपोनेंट्स के रूप में भी पाया जाता है। मैनोज भी फ्री स्टेज में नहीं पाया जाता, और ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। एस्पार्टेम जो होता है वो सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, और मोस्ट स्वीटेस्ट सब्सटेंस जो आज होता है वो थायोमेटाइन होता है, जो थाइमेटोकोकस डैनियली बैक्टीरिया होता है उससे प्राप्त होता है। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन शुगर, जो ब्रेन के जो पार्ट होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, उनका पार्ट होते हैं। जो स्वीटनिंग इंडेक्स होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मीठा सब्सटेंस होता है वो थायोमेटाइन होता है, लेकिन उससे कम मीठा मोनालिन होता है, उससे कम मीठा सैकरीन होता है, और उससे कम मीठा एस्पार्टेट होता है जो सिंथेटिक डाइपेप्टाइड होता है। जो अगर हम मीठे की बात करते हैं तो मीठे में जो सबसे ज़्यादा मीठी शुगर होती है नेचुरली वो फ्रक्टोज होती है। उसका जो स्वीटनिंग एजेंट है वो 170 होता है। सुक्रोज का स्वीटनिंग एजेंट जो होता है वो 100 होता है। इसके बाद जो ग्लूकोज होता है उसका 50 होता है। ग्लूकोज के बाद जो माल्टोज होता है उसका 32 होता है। और लैक्टोज का 16 होता है। ये जितना कम होता है इंडेक्स उतना वो कम मीठा होता है, तो सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज का होता है, इसलिए फ्रक्टोज सबसे मीठे होते हैं। इसीलिए जो फ्रक्टोज होता है उनका जो यूज़ होता है वो सिरप आनी बनाने में होता है, क्योंकि बहुत कम जो फ्रक्टोज होता है उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस मीठा हो जाता है, सिरप जो होता है वो मीठे हो जाते हैं। अब जो मोनोसैकेराइड है उनके जो कार्य देखते हैं। सबसे पहले जो हेक्सोज शुगर होती है जैसे ग्लूकोज है, ये हमारी बॉडी में ऊर्जा का मेन सोर्स है। ये बॉडी में हमारी ऊर्जा प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन पदार्थ बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, और ग्लूकोज के फॉर्म में बनने के बाद वो बाद में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि जितने भी ओलिगोसैकेराइड होते हैं या पॉलीसैकेराइड होते हैं वो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और ये हाइड्रोलाइसिस पर 2 से 9 ओलिगोसैकेराइड्स देते हैं। ये 10 या 10 से ज़्यादा ओलिगोसैकेराइड्स देते हैं। विभिन्न जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो अनेक सब्सटेंस जैसे एनएडी,
NADP, ATP आदि के अवयव होते हैं। और मोनोसैकेराइड जो फैटी एसिड्स होते हैं यानी कि वसा अम्ल होते हैं, काइटिन और अमीनो अम्ल जो होते हैं, उनका निर्माण भी कर सकते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।